आज जो पुरानी पेंशन नहीं मिली है, इनकी सहभागिता का अभाव, जो कर्मठ वेतनमान नहीं मिल रहा उनकी सहभागिता का अभाव, और जो लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा वो इनके आंदोलन, हड़ताल और कार्यक्रमों में सहभागिता का अभाव का कारण है। मजबूरी है, 50% आरक्षण है, इसलिए झेल रहे हैं सब। साथियों, जब भर्ती का समय आता है तो प्राथमिकता हमारी बहनों को ज्यादा मिलती है। जब पदोन्नति का समय आता है तो पहले प्राथमिकता, जब स्थानांतरण का समय आता है तो रोड का स्कूल इनको चाहिए, जंगल का स्कूल हम लोगों को चाहिए। और जब मांगों और आंदोलन करने का टाइम आता है, कोई कार्यक्रम करने का आता है, तो बहनों को घर में काम ज्यादा दिखता है। 1 घंटे भी नहीं बीते थे, आए, अपनी उपस्थिति थी, दस्तखत की और चली गई। ऐसे में पेंशन मिलेगी। कुछ लोगों को रिटायर करवा दिया, कुछ को और निपटा देंगे। साथियों, आज सबसे बड़ी कठिन समस्या है पुरानी पेंशन की। वो पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी तो किसी कर्मचारी की सेवाएं सुरक्षित नहीं होंगी, क्योंकि सरकार जानती है ये 40-50 60 हजार वाला कर्मचारी, इसको सेवा समाप्त कर दी जाएगी तो 1000 देना पड़ेगा। और यदि पुरानी पेंशन लागू रहेगी तो 60,000 वाले को 30,000 देना पड़ेगा। इसलिए सरकार बर्खास्त करने की तुम्हारी तैयारियां, हर प्रकार की तैयारियां करती है। कभी एयू की परीक्षा, कभी बीआरसीओ की परीक्षा, कभी पीएससी की परीक्षा, कभी सीएससी की परीक्षा, कभी एयू की परीक्षा। और आप कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं बचेगा जिसकी आगे हर साल परीक्षा ना हो। और मेमोरी आपकी मोबाइल चलाते चलाते बिल्कुल डाउन हो गई है, इस बात को ध्यान रखना। यदि आपको अभी 5 क्वेश्चन के आंसर याद करने के लिए दे दिए जाएं तो 5 दिन लग जाएंगे याद करने में। किसी रिश्तेदार कहाँ, अभी बहुत से लोग हैं ऐसे जिनके अपने सालों के बच्चों के नाम याद नहीं होंगे। ये मेमोरी डाउन होगी तुम्हारी। आप बहुत से लोग महसूस करते होंगे कि बाजार जाते होंगे, वो किस मोहल्ले से किस गली से गए थे याद नहीं रहता है। वो लौट के आने के बाद उनको खुद पता नहीं रहता कि कहां से गए थे। ये आपकी मोबाइल चलाते चलाते मेमोरी डाउन हो चुकी है आपकी। और कुछ दिन में आप यूनियन को, संगठन को, सबको भूल चुके हो। अब घर के लोगों को भूलना और बाकी रह गया। साथियों, बहुत से लोग बैठे होंगे जिनको 2006, 7, 8 से क्रमोन्नति नहीं मिली है। ऐसे लोग हाथ उठाएं। ये सब क्रमोन्नति, जिनको द्वितीय क्रमोन्नति नहीं मिली है, 98, 2001, 2003 वाले, इनमें से कितने लोगों ने इसके लिए धरना किया, वो हाथ उठाएं। बाकी लोग घर में बैठे रहे। अभी ऐसे कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप नवीन शिक्षक संपर्क में आए हुए हैं तो आपको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता आपकी समाप्त हो गई। ऐसे कितने लोग हाथ उठाए?
व्हाट्सएप फेसबुक में लिखते रहते हैं कि हमारी वरिष्ठता समाप्त हो गई और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। किसी की वरिष्ठता समाप्त हुई है? नहीं हुई, तो फिर मांग पत्र में क्यों लिखते रहते हो? सही बात। तो आपकी वरिष्ठता जो है, जो शिक्षाकर्मी जहां से बना है उसकी वरिष्ठता वहीं से रहेगी, और जो संविदा शिक्षक जिस डेट से बना है उसकी वरिष्ठता वहीं से रहेगी। इसको ना कोई समाप्त कर सकता है और ना समाप्त करने वाला पैदा होगा। बहुत साथियों, आपकी 4 साल से क्रमोन्नति नहीं हुई। जो 2006 वाला है उसको क्रमोन्नति कब मिल जाना थी? 2018। जो 7 वाला है उसको 19 में मिल जाना थी। जो 8 वाला है उसको 20 में मिल जाना थी, और जो 9 वाला है उसको 21 में। लेकिन क्रमोन्नति नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं। वेतन नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, बहुत से लोगों की एक आदत बन गई है, यदि उनको वेतन न मिले तो वो संगठन को शिकायत करते हैं कि भाई वेतन नहीं मिले। एक बार खुद भी प्रयास नहीं करते कि हम अपना आवेदन तो दे दें, अधिकारी से एक बार संपर्क तो साध लें। जिस संकुल की वेतन नहीं मिली वहां के 40-50 अध्यापक सब मर गए, वो जाकर के खड़ा नहीं होता है अपने डीडीओ के पास कि हमारे वेतन क्यों नहीं मिले। तो जिस प्रकार से ठीक इनकी हालत वही बन गए हैं कि जब ये बीमार होते हैं तो फोन संगठन वालों को बता देते हैं कि इंजेक्शन लगवाया ना, हम बीमार हो गए। तो जिसकी तकलीफ है उसको मैदान में आना पड़ेगा। एक बात सुन लें, आपकी जो समस्या है पुरानी पेंशन की, आपकी जो समस्या है पदोन्नति क्रमोन्नति की, और जो अतिथि शिक्षकों की समस्या है, जो हमारे मोबाइल समन्वय की समस्या है, ये सारी समस्या शासन स्तर की है, ना डीओ स्तर की है और ना आयुक्त स्तर की है और ना आपके विभाग के स्तर की है। हमने सारे प्रयास कर लिए संगठन स्तर पर कि ये पदोन्नति वो क्रमोन्नति क्यों नहीं हो रही। इसका मुख्य कारण है कि जो हमारे विख्याता हैं उनके नियुक्तकर्ता अधिकारी कौन है आपको मालूम है? आयुक्त। उच्च श्रेणी शिक्षक के नियुक्तकर्ता अधिकारी कौन है? जेडी। और आपके सहायक शिक्षक के नियुक्तकर्ता अधिकारी कौन है? जिला शिक्षा अधिकारी। इसी प्रकार हमारे संवर्ग के भी उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियुक्तकर्ता अधिकारी कौन है? आयुक्त। और माध्यमिक शिक्षक के जेडी और प्राथमिक शिक्षक के जिला शिक्षा अधिकारी। अब उसके उनकी क्रमोन्नति के लिए, पदोन्नति के लिए हमारे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने अपनी सुविधा अनुसार पावर ट्रांसफर करके रखे हैं कि जो आयुक्त को काम करना चाहिए वो कौन करता है? जेडी। जो विख्याताओं की क्रमोन्नति का काम करते हैं वो कौन करते हैं? जेडी। जबकि नियुक्तकर्ता अधिकारी कौन है? आयुक्त। और जो जेडी को उच्च श्रेणी शिक्षकों का काम करना चाहिए वो काम करते हैं कौन? जिला शिक्षा अधिकारी। अब इसी प्रकार से जब हमारा संवर्ग बना तो यही सुविधा के लिए आयुक्त ने मध्य प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा और वित्त विभाग को। जब वित्त से संबंधित किसी मामला होता है और राज्य शासन के कर्मचारियों का मामला होता है तो वित्त के मामले में वित्त विभाग की अनुमति लेना जरूरी होती है, और राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए समाज प्रशासन विभाग की अनुमति बहुत जरूरी होती है। तो जब इसने शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा
कि इसी प्रकार का पावर ट्रांसफर का आदेश इस संवर्ग के लिए भी कर दिया जाए ताकि हमारी पदोन्नति प्रोन्नति हम कर सकें। तो समान प्रशासन विभाग ने कह दिया कि कोई भी नियमों का हम संशोधन नहीं करेंगे, जो नियुक्तकर्ता अधिकारी है वही इनकी प्रोन्नति के आदेश जारी करे। अब इन दो विभागों के विवाद में हमारे अध्यापक शिक्षक संवर्ग की अब जेडी इंतजार कर रहे हैं कि वो निर्देश मिले तो हम इनके प्रोन्नति के आदेश जारी करें, और डीओ इंतजार कर रहे हैं कि ये निर्देश करें ऊपर के अधिकारी तो हम इनके प्रोन्नति के आदेश जारी करें, और ऊपर दो विभागों में समझौता नहीं हो पा रहा। अब समझौता करे कौन? वो समझौता करवाना चाहिए मंत्री को। इंदर सिंह परमार जी समान प्रशासन विभाग के भी मंत्री हैं और स्कूल शिक्षा विभाग के भी मंत्री हैं। दोनों प्रमुख सचिवों को बिठा करके और उनको इसका निराकरण करवाना चाहिए। इसके लिए हम दोनों विभागों से बार बार प्रयास कर चुके, ज्ञापन दे चुके, आयुक्त से बोल चुके, वो बोलते हैं कि वो नहीं कर रहे और वो बोलते हैं कि वो नहीं कर रहे। आज ही मेरी 8 बजे अभी लगभग हर सप्ताह तो मंत्री जी से बात होती है, अभी 8 बजे फिर से पुनः की थी मैंने कि सर इनका प्रमुख सचिवों को बैठा करके और ये आप आदेश जारी करवाएं। उन्होंने कहा दोनों को मैंने निर्देश दे दिए। अब इसमें मामला बना कि इनको प्रोन्नति का लाभ देना है कि समयमान वेतन का लाभ देना है। तो पेंच यहां पर फंस रहा था कि समयमान वेतन वर्तमान में विख्याताओं को मिल रहा है, उच्च श्रेणी शिक्षक और सहायक शिक्षकों को समयमान वेतन अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा। तो कुछ अधिकारियों ने कहा कि जब हम अध्यापक शिक्षक संवर्ग के जो उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक हैं इनको समयमान वेतनमान लागू करेंगे तो उच्च श्रेणी शिक्षक और सहायक शिक्षक को भी हमें करना पड़ेगा। चूंकि 7वें वेतनमान में ग्रेड पे खत्म है, इसलिए उनको प्रोन्नत वेतनमान के स्थान पर समयमान वेतन ही देना है। लगभग 90% सहमति जो है सभी विभागों के अधिकारियों की समयमान वेतन के लिए है। और समयमान वेतन प्रोन्नत वेतनमान आपको 12 साल में मिलता है और समयमान वेतनमान 10 वर्ष में मिलता है। 10, 20, 30 तो लगभग 2 साल पहले मिलता है और उससे आपको 2 वर्ष का पहले आपको एरियस मिलेगा। जो हमारा 1998 वाले जो शिक्षाकर्मी से है उनकी प्रोन्नति 2010 में हुई थी, वो अब होना थी 12 साल में, 12 साल के बाद 2022 में मिलती। लेकिन यदि उनको समयमान वेतनमान मिलेगा तो उनको वह लाभ 2018 से मिलेगा द्वितीय प्रोन्नति के रूप में समयमान वेतनमान का। जो 2001 वाले हैं उनको द्वितीय प्रोन्नति के रूप में समयमान वेतनमान जो है 2021 में मिलेगा, और जो हमारे 2003 वाले साथी हैं उनको 23 में। लेकिन जो हमारे 2006 में नियुक्त अध्यापक संवर्ग के साथी हैं यदि उनको प्रोन्नति वेतनमान मिलता तो 2018 में उनको प्रोन्नत वेतनमान मिलता। लेकिन यदि समयमान वेतनमान मिलेगा तो चूंकि हमारा जो 7वां वेतनमान है वो 1 जुलाई 18 से लागू है, इसलिए समयमान वेतनमान जहां से हम शासकीय कर्मचारी बने हुए हैं, जहां से हम राज शासन के कर्मचारी बने हुए हैं, जहां से हमें 7वां वेतनमान मिला है वहां से हमारा समयमान वेतनमान लागू होगा। न्यूनतम 10 वर्ष, अधिकतम जहां से हम राज शासन के कर्मचारी बने हैं। इसलिए 2006 वाले को भी 2018 में समयमान वेतनमान मिलेगा, 2007 वाले को भी 2018 में समयमान वेतनमान मिलेगा, और 2008 वाले को भी, 2007 वाले को भी 18 में और 2008 वाले को भी 18 में समयमान वेतनमान मिलेगा, और 2009 वाले को 19 में, और 2010 वाले को 20 में, और 2011 वाले को 21 में समयमान वेतनमान मिलेगा। साथियों, अब आपके बीच में समस्या उत्पन्न होती है
कि हमारे जो साथी दिवंगत हो गए हैं उनकी अनुकंपा नियुक्ति, उनके परिवार के आश्रित परिवार की अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है। उसका भी मुख्य कारण यह है कि जब हमारे आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने विगत 24 जनवरी को भोपाल में जब शिक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम करवाया, तब वहां पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विज्ञान सहायक के लिए जानकारी मंगाई थी और तत्काल आदेश जारी किए थे, जिसमें शिविर लगा करके लगभग 550 लोगों को लिए विज्ञान सहायक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति दी गई। लेकिन वह अनुकंपा नियुक्ति विज्ञान सहायक के रूप में 2400 के ग्रेड पे अनुकंपा नियुक्ति हुई स्कूल शिक्षा विभाग। हमारा न्यूनतम ग्रेड पे जो है प्राथमिक शिक्षक का वह 2400 का है और राज्य शासन के तमाम कर्मचारियों का न्यूनतम ग्रेड पे जो है अनुकंपा नियुक्ति का वो 2100 है। अब चूंकि राज्य शासन के कर्मचारी स्कूल शिक्षा विभाग के नहीं है, राज्य शासन के कर्मचारी हैं, तो हमारे लिए भी वही नियम लागू होगा जो राज्य के अन्य कर्मचारियों के लिए लागू होता है। अब वर्तमान में भी कोई आदेश जारी होगा हमारे लिए तो वो समान प्रशासन विभाग से जारी होगा। अब जनजाति विभाग को जब कहा गया कि आप भी अनुकंपा नियुक्ति करो, तो जनजाति विभाग ने कहा कि पहले ये क्लियर कर ले कि वो समान प्रशासन विभाग का न्यूनतम 2100 का ग्रेड पे है, वह राइट है कि जो स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए 2400 का ग्रेड पे वाला, वो सही है। हमें इन दो में से क्लियर करके बताओ, फिर हम जो क्लियर कर दोगे उसको हम आदेश करेंगे अनुकंपा नियुक्ति के। इस कारण से जब तक वो कैबिनेट में निर्णय नहीं होगा कि 2400 सही है कि 2100 सही, तब तक अनुकंपा नियुक्ति के आदेश न जनजाति विभाग में हो पा रहे हैं न स्कूल शिक्षा विभाग में हो पा रहे हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इस प्रोन्नति, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति और आपके समयमान, वेतनमान और आपके पुरानी पेंशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी तक आवाज पहुंचाने के लिए अब हमें जरूरत है कि बृहद धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की। और यदि आप बैठे रहेंगे तो आपके पास में ये